नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, या कहिए कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नया केंद्र बिंदु जिसे ब्रिक्स कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स सम्मेलन में जाना, रूस को गले लगाना, चीन से हाथ मिलाना और ईरान के साथ खड़ा नजर आना, क्या जियोपॉलिटिक्स की नई तस्वीर है जो अमेरिका की आंखों में चुभ रही है, कनाडा की आंखों में चुभ रही है। लेकिन जरा इस बैठक को समझिए। एक तरफ रूस जो जंग के मैदान में है, दूसरी तरफ ईरान जो जंग के मैदान में है और तीसरी तरफ चीन जिससे भारत के जंग जैसे हालात रहते हैं। इनके बीच में मोदी का शांति संदेश क्या अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ ब्रिक्स के जरिए शांति सेना बनाने की तैयारी है? क्योंकि ब्रिक्स में 4 और देशों को शामिल किया गया है। दर्जनों कतार में खड़े हैं। नेटो देश भी ब्रिक्स में आना चाहते हैं और वजह है भारत, जो आज दुनिया में शांति स्थापित कर विकास की राह पर चलने की सीख दे रहा है और हर कोई भारत से जुड़ना चाहता है, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। तो मोदी का ब्रिक्स में जाना, वहां से तस्वीरों का आना, क्या सच में ब्रिक्स में मोदी के जरिए विश्व में शांति की स्थापना है जो अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं बल्कि भारत के इर्द गिर्द घूम रही है? समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं शांति के संदेश के साथ ही, क्योंकि जो तस्वीरें आई उन तस्वीरों के बीच में भारत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या कहिए केंद्र बिंदु के अंदर मौजूद। किस तरीके से मौजूद, तस्वीर को जरा देखिए। क्योंकि ब्रिक्स में जो पहली तस्वीर आई वो बेहतरीन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, हाथ मिलाए गए, गले मिला गया। दूसरी तस्वीर को देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन के साथ उनकी मुलाकात। इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन दोनों देश, चाहे वो रूस हो या वो ईरान हो, दोनों इस वक्त जंग के मैदान में हैं। एक तरफ इजराइल के साथ प्रोक्सी वॉर और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ रूस की सीधी वॉर, और दोनों जंग के मैदान में जिसकी तरफ उम्मीदों के साथ देख रहे हैं वो भारत है, वो प्रधानमंत्री मोदी। और इसलिए हम कह रहे हैं जंग के बीच में शांति दूत मोदी जब वहां पहुंचे तो हर किसी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर वो नजर आए हैं। लेकिन सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, भारत की तरफ हर कोई क्यों देख रहा है? ब्रिक्स में भारत का दबदबा आखिर क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि चाइना भी ब्रिक्स में सम्मेलन में शामिल होने से पहले उन तमाम जगहों से डिस्प्यूट को खत्म करता है, अपनी सेना को विवादित जगह से पीछे खींचता है जहां वो लंबे वक्त से डटा हुआ था। तो इसको समझने के लिए भारत की ताकत को समझना पड़ेगा। दरअसल भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था ने सभी को मानो आकर्षित किया है या कहें अचंभित किया है। भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएगा। भारत का कूटनीतिक संतुलन और नेतृत्व बेहद अहम है। ब्रिक्स में चीन है, रूस जैसी शक्तियों के साथ विशेष रूप से भारत के जो व्यापार है, सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को भारत मजबूत कर रहा है। भारत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान दुनिया भर के देशों में वैक्सीन सप्लाई की और इससे भारत वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ सभी को प्रभावित करता नजर आया। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक एजेंडा तय किया गया। वैश्विक व्यापार नियमों पर अग्रणी भूमिका भारत दिखा रहा है और इसको लेकर इसका प्रभाव न सिर्फ ब्रिक्स में बल्कि बाकी जगहों पर भी बढ़ता हुआ नजर आया। और भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो शांति के पथ पर आगे चलता है और अपने कमजोर दोस्त पर कभी अतिक्रमण नहीं करता, हमला नहीं करता जिस तरीके से चाइना करता है। और इसलिए भारत से कभी किसी देश को खतरा नहीं रहा। जबकि भारत दूसरी तरफ अपनी मजबूती के लिए काम करता है और खुद को मजबूत करने के साथ वो अपने कमजोर दोस्तों के साथ भी आकर खड़ा होता है
और इसलिए आज न सिर्फ नेटो के देश बल्कि इसके अलावा बाकी देश भी ब्रिक्स का हिस्सा इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि बेशक ब्रिक्स में पहले बी से ब्राजील हो, लेकिन इसमें बी से आप भारत जोड़ लीजिए जो पूरे तरीके से अगुवाई कर रहा है। अगुवाई किसकी कर रहा है? आज के दौर में रशिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करने में, चाइना की विस्तारवादी सोच को लगाम लगाने के लिए भारत एक मजबूत कड़ी है। साथ के साथ अमेरिका के खिलाफ जिस तरीके से रूस और चाइना एक रणनीति पर काम कर रहे हैं उसमें भी भारत की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। लेकिन जरा समझिए अभी तक कहां कहां ब्रिक्स समिट हुई है। एक बार इतिहास को समझते और फिर अमेरिका का डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स का सम्मेलन, एक नई करेंसी का उदय और उस नई करेंसी के जरिए डॉलर को नीचे गिराने के जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके मायने क्या है। बहरहाल सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इससे पहले सम्मेलन हुए हैं। तारीख 16 जून 2009 को मेजबान देश रूस, 15 अप्रैल 2010 को मेजबान देश ब्राजील, 14 अप्रैल 2011 को मेजबान देश चीन, 29 मार्च 2012 को मेजबान देश भारत। इसके अलावा 26-27 मार्च 2013 को साउथ अफ्रीका, 14-17 जुलाई 2014 को ब्राजील के अंदर, जबकि 8-9 जुलाई 2015 को रूस के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन हो चुका है। 15-16 अक्टूबर 2016 को भारत के गोवा के अंदर सम्मेलन हुआ, जबकि 3-5 सितंबर 2017 को चीन के जियामेन के अंदर सम्मेलन हुआ। 25 से 27 जुलाई 2018 तक साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ। 13 से 14 नवंबर 2019 को ब्राजील के ब्रासिलिया में सम्मेलन हुआ, जबकि 17 नवंबर 2020, आपको ध्यान होगा ये कोविड का दौर शुरू हो गया था, किसी देश में नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स हुई। 9 सितंबर 2021 को भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, जबकि 23 जून 2022 को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। 22 से अब 24 अगस्त 2023 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ और अब 22 से 24 अक्टूबर 2024 रूस के कजान के अंदर यह ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। लेकिन जो सम्मेलन चल रहा है उस सम्मेलन के अंदर एजेंडे क्या है? देखिए, एजेंडे दो तरीके के होते हैं। एक जो पूर्व निर्धारित होते हैं, जो स्पष्ट होते हैं, और दूसरा जो 1-to-1 मीटिंग के दौरान तय होते हैं और जिनकी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं दी जाती। लेकिन हम आपको वो एजेंडे सबसे पहले बता रहे हैं जो खुले तौर पर बताए गए। तो जरा देखिए इस ब्रिक्स सम्मेलन के एजेंडे कौन कौन से हैं। जो पहला वो है आर्थिक मंदी, क्योंकि दुनिया भर के अंदर एक अलग तरीके की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मंदी का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुद्रास्फीति और व्यापार संतुलन पर चर्चा की गई। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों में सुधार की बात की गई। ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने पर बात होगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना यह भी शिखर सम्मेलन का एजेंडा है। लेकिन इसके अलावा कुछ एजेंडे होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन वो होते हैं, जैसे रूस, चाइना और भारत का एक साथ आना अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा अलार्म है। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से भारत को पन्नू के मामले पर आंखें दिखा रहा है, उसके पीछे की रणनीति यही है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है और भारत रूस जा रहा है। तो भारत पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अमेरिका ने ऐसा किया। लेकिन अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर क्या वाकई में फंस रहा है? क्योंकि मानकर चलिए अगर रूस, भारत और चाइना एक तरफ आकर अगर इस बात पर सहमति बना पाते हैं कि ब्रिक्स देश अपनी एक नई करेंसी लेकर आएंगे जिसके अंदर ट्रेड होगा, तो डॉलर का जो डिसडॉलराइजेशन रशिया पहले कर चुका है वो एक तेजी के साथ बढ़ेगा और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो तेजी से उभर रही है वो भारत की है। और अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में ना करके एक नई करेंसी के अंदर ट्रेड करता है तो उससे डॉलर पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका आर्थिक तौर पर इसका बड़ा खामियाजा भुगतता नजर आएगा। लेकिन ब्रिक्स शुरुआत से अब तक किस तरीके से आगे बढ़ा है और ब्रिक्स में ऐसा क्या है जो मैक्सिमम कंट्रीज
वो कंट्री जो कभी अमेरिका के साथ गलबहियां करती थी, वो कंट्रीज भी आज ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहती हैं। ऐसा क्या हुआ है? दरअसल 2006 के अंदर ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग के दौरान मिले थे। यहां से एक रूपरेखा तैयार हुई। 2009 के अंदर रूस ने चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन किया और संगठन का नाम ब्रिक पड़ा। इसमें ऐसे नहीं था, लेकिन 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से इसमें शामिल हुआ और संगठन का नाम BRICS यानी कि ब्रिक्स हो गया। 2023 में 6 देशों, जिनमें अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और UAE को शामिल करने का आमंत्रण है। 2024 में UAE, मिस्र, इथोपिया और ईरान ने सदस्यता ले ली, जबकि सऊदी अरब विचार कर रहा है। और इसको जरा समझिए, UAE, ईरान और सऊदी अरब ये खाड़ी देशों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें सऊदी अरब और ईरान दोनों बहुत अलग दिशा में बहते हैं। एक शिया बाहुल्य देश है, दूसरा सुन्नी बाहुल्य देश है। दोनों खाड़ी देशों में खलीफा की जंग को लड़ते हैं। ऐसे में अगर दोनों ब्रिक्स का हिस्सा होंगे तो आप सोचिए, ट्रेड है, जो ऑयल ट्रेड है, जो क्रूड ऑयल की ट्रेड है, उसमें भारत की सदस्यता के साथ कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी और इससे अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि खाड़ी देशों के अंदर अमेरिका एक बड़ा वर्चस्व रखता है। ये हम बीते प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं, जब खलीफा को लेकर हमने प्रोग्राम किया था कि कैसे ईरान के आसपास के जितने देश हैं उनके अंदर अमेरिका ने अपने बेस कैंप तैयार किए हुए हैं। और वो क्यों किए? क्योंकि सोवियत संघ के साथ जो जंग हुई उसमें अमेरिका ने उनको सपोर्ट करने की बात की और सपोर्ट करने के नाम पर वहां अपने बेस कैंप तैयार किया और उसको पूरे इलाके को कंट्रोल कर लिया। वो इस वक्त झटपटा रहे हैं कि कोई एक ऐसा संगठन सामने आए जो नेटो को टक्कर दे सके, जो अमेरिका को टक्कर दे सके, और उसी स्थिति के अंदर वर्तमान में ब्रिक्स नजर आ रहा है। क्योंकि सोचिए, अगर ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरब जुड़ता है, UAE जुड़ता है, ईरान जुड़ता है, मिस्र जुड़ता है, तो खाड़ी देश काफी हद तक ब्रिक्स का हिस्सा होंगे और इससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगेगा। और अमेरिका ने जिस तरीके से तानाशाही की है, हर देश चाहता है कि अमेरिका को आंखें दिखाने वाला कोई संगठन हो तो उस संगठन से जोड़ा जाए, और यही दरअसल भविष्य में भारत के साथ बढ़ता हुआ ब्रिक्स है। लेकिन ब्रिक्स क्या है, यह भी जरा समझिए कि ये किस तरीके से काम करता है, इस समूह में कौन कौन है, इसका एजेंडा क्या है, और जो हर साल बैठ के होती हैं उनका मकसद क्या है, जरा ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, समूह दरअसल 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसको आप नो कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी के अंदर 4 और देश इसके अंदर जुड़ जाएंगे। जो नए देश हैं वो ईरान है, मिस्र है, इथोपिया है और UAE है। ये देश जुड़ जाएंगे और सऊदी अरब भी इसको लेकर तैयारी कर रहा है कि वो भी इसका जल्द हिस्सा हो। दरअसल उसके साथ समस्या ये है कि वो ईरान के अपोजिट चलता है, लेकिन सब अपने निजी हित के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ इस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं और भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी जल्द ब्रिक्स का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा जो देश हैं, वर्तमान में जो देश है वो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अंतिम सदस्य के तौर पर जुड़ा 2010 के आसपास। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य ही बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक विकास। हर देश को आर्थिक उन्नति चाहिए और जो विकासशील देश होते हैं उन्नति उधर ही ज्यादा होती है, GDP ग्रोथ उन्हीं के अंदर ज्यादा होती है। विकसित राष्ट्रों के अंदर यह स्कोप बेहद कम होता है। आपसी सहयोग और वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज उठाने का काम करना, क्योंकि कई तरीके के संगठन हैं जो अलग अलग वैश्विक मंच पर बने हुए हैं। उन वैश्विक मंच के अंदर जो संगठन है उनमें ब्रिक्स किस तरीके से अपने सहयोगी देशों की आवाज को बुलंद करे, यह भी एक बड़ा फोकस इसके अंदर रहता है। लेकिन उपलब्धि क्या है? उपलब्धि है EU, यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बनना। और अब मानकर चलने के बन रहा है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ ही महीनों में तीसरी सबसे बड़ी GDP की अर्थव्यवस्था होगी। ऐसे में जब सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली आबादी ब्रिक्स के अंदर होगी,
निवेश में 45% ट्रेड करने वाले देश ब्रिक्स के अंदर होंगे। ऑयल और क्रूड ऑयल में ट्रेड करने वाले देश ब्रिक्स के अंदर होंगे, तो इसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल। इसमें एक और चीज है, वेपन इंडस्ट्री। अमेरिका जो अभी तक कंट्रोल दुनिया को करता आया वो वेपन इंडस्ट्री के जरिए, लेकिन चाइना जिस तरीके से वेपन इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, भारत जिस तरीके से वेपन इंडस्ट्री में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा रहा है और 5% जो इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी उसको अगले 10 साल में बढ़ाकर 25 से 30% करने की तैयारी कर रहा है, इससे अमेरिका का अस्तित्व खतरे में है। और इसीलिए ये ब्रिक्स आने वाले दौर का सबसे मजबूत संगठन होगा, इसको कहने में किसी को कोई संशय नहीं, और अमेरिका के अस्तित्व को चुनौती देगा, इसमें भी फिलहाल कोई संशय नजर नहीं आता। लेकिन नए देशों में शामिल कराने में भारत की भूमिका क्या है? क्योंकि हर संगठन का एक स्वरूप होता है। उस संगठन में जो देश होंगे वो देश किस मजबूत देश को सपोर्ट करते हैं, उससे यह निर्भर करता है कि उस संगठन के अंदर किस देश की पोजीशन क्या है और कौन सा देश उस संगठन को कंट्रोल करता है, उसमें पावरफुल है। तो जो 4 नए देशों को शामिल कराने की बात है उसमें भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने इस संगठन के नेताओं से बातचीत की, नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने पर जोर दिया, जिससे संगठन को वैश्विक स्तर पर और आर्थिक ताकत मिल सके। इसके बाद नए देशों को समूह में शामिल होने पर सहमति बनी और इस सहमति में भारत ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। नए सदस्य देश विभिन्न महाद्वीपों से आए और यह भी भारत का ही पक्ष था, जिससे ब्रिक्स की दुनिया में धमक और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि भारत के सपोर्ट में अगर ईरान आता है, अगर यूएई आता है, अगर सऊदी अरब आता है और उन तीनों को ब्रिक्स में शामिल कराने में भारत एक बड़ी भूमिका निभाता है, तो कौन जाने की ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो इस दुनिया के 65% क्रूड ऑयल पर अपना आधिपत्य रखती है, उस संगठन में भारत शामिल हो जाए। क्योंकि भारत को लेकर आप सोच रहे होंगे कि भारत अंदर तो हिंदुत्व की बात करता है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का हिस्सा क्यों बनेगा, वो भी मोदी सरकार में। दरअसल भारत में मुस्लिम आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है, जो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, और इस लिहाज से भारत अपना दावा आज से नहीं, जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी उस दौर से ठोकता आया है। और अगर ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरब, यूएई और ईरान आते हैं और उसमें भारत की भूमिका है, तो आने वाले वक्त में मानकर चलिए ओआईसी के अंदर भारत की बड़ी भूमिका होगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है क्रूड ऑयल, वो संकट काफी हद तक दूर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ब्रिक्स में चीन और भारत में खींचतान क्यों रहती है? क्योंकि जिसके जितने ज्यादा सदस्य होंगे वो उतना पावरफुल होगा। तो जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर लगातार असहमति बनी रहती है। कुछ देशों को लेकर चीन और भारत के बीच सहमति बनती नहीं। दरअसल चीन विकासशील देशों को शामिल करना चाहता था। कुल मिलाकर कहिए कि चीन पाकिस्तान को सदस्य बनाना चाहता था, अपने पपेट को सदस्य बनाना चाहता था, जबकि भारत इस प्रक्रिया में ज्यादा सतर्क था। वो पाकिस्तान को इसका हिस्सा चाहता ही नहीं। भारत ब्रिक्स को बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का मंच बनाना चाहता है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि कोई एक देश संगठन पर हावी हो जाए। भारत चाहता था कि नए सदस्य केवल उनके आर्थिक योगदान या फिर भू राजनीतिक स्थिति के आधार पर ही नहीं, बल्कि उनकी लोकतांत्रिक संरचना और समावेशी विकास के सिद्धांतों के आधार पर ही चुने जाए, ताकि संगठन की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। भारत चाहता है कि नए सदस्य के वक्त उनके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाए, ताकि ब्रिक्स की प्रभावशीलता और एकजुटता बनी रहे। लेकिन ब्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं, कई बदलाव किए गए हैं और वो अहम बदलाव रहे हैं। और वो अहम बदलाव कौन कौन से हैं, जरा इसको भी समझिए। क्योंकि जो पहला बदलाव है वो है नई मुद्रा प्रणाली पर चर्चा। ब्रिक्स देश एक नई वैश्विक मुद्रा प्रणाली पर विचार कर रही है, ताकि वो अमेरिका के डॉलर पर निर्भरता कम कर सके और व्यापार को अधिक स्वतंत्र बना सके।
दूसरा, वैश्विक विकास बैंक। दरअसल ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका के डॉलर को गिराना है और जो अमेरिका कर्जा देता देता घूमता है ना, उससे विकासशील देशों को बाहर निकालना है, उस चंगुल से बाहर निकालना है। क्योंकि एक बार जब देश अमेरिका के कर्जे में डूब जाता है तो अमेरिका उसको अपनी कठपुतली की तरह नचाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना करता है। और इसलिए भारत ने एक स्मार्ट मूव ब्रिक्स के अंदर किया है। वो स्मार्ट मूव दरअसल यही है कि एक नया बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कि किसी भी देश को, विकासशील देशों को अगर जरूरत है तो ये बैंक उस पर पैसे खर्च करेगा, कहीं कि कर्जा देगा, और इससे किसी एक देश का आधिपत्य उन देशों पर नहीं रहेगा, उनका शोषण कोई विकसित राष्ट्र नहीं कर पाएगा, और इससे भी एक बड़ा फायदा भारत को होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिक्स कहां है, यह भी जरा समझ, क्योंकि ब्रिक्स देशों का आर्थिक प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी कितनी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, $60 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है, और ये G7 के देशों से कहीं ज्यादा है। यानी कि जो G7 देश हैं, जिसे दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह कहते हैं, उन अमीर देशों का समूह जिसमें 7 देश हैं, उनकी जितनी जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा आज की तारीख में ब्रिक्स देशों की जीडीपी है, जो $60 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। 1992 के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से बदली है। 1992 में ग्लोबल जीडीपी में G7 देशों की हिस्सेदारी 45.5% थी, जबकि ब्रिक्स के देशों का हिस्सा महज 16.7% था। लेकिन 2023 आते आते G7 की हिस्सेदारी 29.3% रह गई थी, और ब्रिक्स के सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ते बढ़ते 37.4% हो गई है। ग्लोबल जीडीपी के ग्रोथ में ब्रिक्स देश 40% का योगदान दे रहे हैं। ब्रिक्स देशों की ग्रोथ रेट इस साल 4% रहने का अनुमान है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में 25% एक्सपोर्ट ब्रिक्स देशों से ही होता है। आप कहिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी आज के दौर में है वो ब्रिक्स है। और ब्रिक्स में भी कौन? भारत, चाइना और रशिया। लेकिन जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है उसमें जो सबसे बड़े मार्केट है, उसमें पहला है तेल मार्केट और दूसरा है वेपन मार्केट। वेपन पर अमेरिका का आधिपत्य धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, लेकिन तेल मार्केट पर ब्रिक्स देशों का दबदबा कैसे बढ़ेगा? क्योंकि यह दबदबा जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा फायदा ब्रिक्स के साथ भारत, चाइना और रूस को होगा, जबकि उतना नुकसान अमेरिका को होगा, अमेरिकी सहयोगी देशों को होगा। तो तेल मार्केट पर ब्रिक्स देशों का दबदबा कैसे बढ़ेगा, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत मोटा आंकड़ा है, इसको आप लॉजिकल समझिए कि भाई सऊदी अरब आ जाए, चीन आ जाए, रूस आ जाए, ब्राजील आ जाए, ईरान आ जाए और यूएई आ जाए। इसमें बाकी छोड़ दीजिए, चलिए इसमें सिर्फ 3 काउंट कीजिए, सऊदी अरब, ईरान और यूएई, जो खाड़ी देशों का एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़ी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। उसके हिसाब से दुनिया का 43% से ज्यादा तेल का उत्पाद इन्हीं देशों से होता है। यानी मोटे तौर पर कहिए 50% कंट्रोल करते हैं। हालांकि सऊदी अरब ने अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन कंफर्मेशन जल्द होगा, और जैसे ही कंफर्मेशन होगा उससे ना सिर्फ खाड़ी देशों के तनाव को कम करने में फायदा होगा, बल्कि अमेरिका जो कठपुतलियों का नाच खाड़ी देशों में नचाता है देशों को, वो भी ब्रिक्स के जरिए खत्म होगा। क्योंकि एक ऐसा संगठन होगा कि जब भी खाड़ी देशों में तनाव होगा तो ब्रिक्स के जरिए उसे कंट्रोल किया जाएगा, शांत किया जाएगा, और हर साल इसकी बैठक होती है। और इसीलिए ब्रिक्स के विस्तार से अमेरिका डर रहा है, या कहें कि अमेरिका कांप रहा है, बौखला रहा है। अब इसके पीछे का कारण भी समझिए, क्योंकि ब्रिक्स में अभी 9 देश हैं, 10वां सऊदी अरब जल्द होगा। 3 दर्जन से ज्यादा देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। इनमें ज्यादातर मुल्क वो हैं जो अमेरिका और पश्चिम के विरोधी हैं। इनके 2 मकसद हैं, पहला पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना, और दूसरा कारोबार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे ज्यादा समर्थन रूस, चीन और अमेरिका करते हैं। माफ कीजिएगा, भारत करता है।
और यही वो दो देश हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोधी रहे हैं। यूक्रेन से जंग में रूस प्रतिबंधों की वजह से पश्चिमी देशों से चिढ़ा बैठा। चीन खुद को ताकतवर बनाने के लिए छोटे देशों को साथ लाने में जुटा है। ब्रिक्स के विस्तार से अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि अल्जीरिया और मिस्र दोनों ही अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं और कमाल की बात देखिए, दोनों ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। मिस्र तो मानिए जुड़ भी गया, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अगर ब्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा देश जुड़ते हैं तो अपनी करेंसी में कारोबार करने पर सहमति बन सकती है। ऐसा होता है तो सीधे अमेरिका का डॉलर कमजोर हो जाएगा। ऐसा चीन और रूस ही नहीं बल्कि कई देश चाहते हैं। तो क्या वाकई में अमेरिका की ताकत को खत्म करना, नेटो देशों की प्रोक्सी तानाशाही को खत्म करने के लिए ब्रिक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जीडीपी के हिसाब से बढ़ रहा है। इसके अलावा ताकत के आधार पर बढ़ रहा है। वेपन इंडस्ट्री में एक बड़ा कंट्रोल अब ब्रिक्स के हाथ में होगा। और क्या यह वो वजह है जिसकी वजह से डॉलर खत्म होगा, कमजोर होगा? ब्रिक्स समिट में नई करेंसी पर भी बात हो सकती है। रूस पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए थे, इसके बाद रूस ने डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया। अलग अलग देशों के साथ अलग अलग करेंसी में व्यापार किया। चीन ने भी मौके का फायदा उठाया और रूस के साथ युआन में ट्रेडिंग की। भारत भी लगातार रुपए में व्यापार को बढ़ा रहा है। हालांकि मानते हैं कि डॉलर का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में ब्रिक्स देश एक नई करेंसी पर विचार कर सकते हैं। इसको लेकर रूसी संसद के उपाध्यक्ष ने बयान दिया था और कहा था कि ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी पर विचार कर रहा है। हालांकि इसके लिए सभी 5 सदस्यों की आम सहमति जरूरी होगी। ऐसा हुआ तो दुनिया में डॉलर की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन डॉलर की ताकत के खत्म होने, अमेरिका के कमजोर होने का फायदा किसको होगा? यकीनन भारत को होगा, क्योंकि भारत ना तो विस्तारवादी सोच वाला चीन है और ना ही एक तरीके से डिक्टेटरशिप वाला देश है। ऐसे में सभी देश जिसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में चाहते हैं या वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिक्स के सिंहासन पर चाहते हैं, वो भारत और अघोषित तौर पर ब्रिक्स आज के दौर में भारत के कंट्रोल में और भारत अपने अंदाज में इसे आगे बढ़ा रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं।